पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर इलाके में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। कुछ दिन पहले भूपति नगर इलाके में धमाका हुआ था, जिसके आरोपी को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम यहां पहुंची थी। तभी एनआईए की टीम को 100 से 150 लोगों ने घेर लिया और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। एनआईए टीम की गाड़ियों के शीशे। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी, जिसका नाम है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस एजेंसी का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। इस एजेंसी का काम, जो मोटे तौर पे इसका जो काम है वो है आतंकवाद को रोकना और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध गिरोहों की धरपकड़ करना। इस एजेंसी ने बहुत सारे मामलों का भंडाफोड़ किया है, आतंकवादियों के मामलों का, उनकी प्लानिंग का। देश में आतंकवादी कार्रवाई को करने से पहले इस एजेंसी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया आतंकवादियों के, और उनके जितने भी सरगना थे या जो सूत्रधार थे, उन सबको इस एजेंसी ने गिरफ्तार किया। और एजेंसी ने पूरे देश में ये कार्रवाई की। खास तौर से मैं जिक्र करूं दिल्ली में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल में। और इसी तरह इस एजेंसी ने ऑर्गेनाइज जो क्राइम के मामले हैं, जो संगठित अपराध के मामले हैं, जो अपराधी पूरे देश में अपना गिरोह चलाते हैं और यहाँ तक कि देश से बाहर भी गिरोह चलाते हैं। आप जानते हैं कि कनाडा से भी आतंकी और अपराधी जो है लॉरेंस बिश्नोई और वो तमाम ऐसे लोग हैं, वो अपना गिरोह चलाते हैं। तो इस एजेंसी ने एनआईए ने उनकी धरपकड़ की और उनका पर्दाफाश किया है, और उनके बहुत सारे लोगों को, आरोपियों को, अपराधियों को एनआईए ने गिरफ्तार करके देश को राहत की सांस दिलवाई है। निश्चित तौर पर आप यदि पिछले 10 साल में का इतिहास देखें, 10 साल पीछे आप जाएं, तो आपको देश में कोई बड़ी आतंकवादी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में अमूमन शांति रही है। कोई आतंकवादी कार्रवाई, कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं कर पाया। उसका कारण ये है कि एनआईए की जो सजगता और जो सक्रियता है, ये उसी का परिणाम है कि आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। तो दोस्तों, एक तरफ ये देश की इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी है, लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि ये देश की एजेंसी कुछ महिलाओं के मामले में ये पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करने गई, और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में कार्रवाई करने गई। वहाँ पर 1 साल पहले एक आरोपी के घर पे हथियारों का और बम बारूद बनाने का कारखाना चल रहा था, तो वो उसका घर खुद ही धमाके से उड़ गया और उसमें कई लोग मारे भी गए। तो उस सिलसिले में एनआईए जांच करने मिदनापुर पहुंची। आप दुर्भाग्य देखिए कि मिदनापुर के जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोगों के, उनके उकसावे पर स्थानीय लोगों ने एनआईए के अधिकारियों से मारपीट करी। एक अधिकारी उनमें घायल हो गया। आप बताइए, ऐसा नहीं है कि एनआईए पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता? किसी अधिकारी का घायल होना तो बहुत बड़ी बात है। जो एजेंसी, जिसने ऑर्गेनाइज क्राइम, जो संगठित अपराध गिरोह हैं, देश के नामी गानी गिरोह, उनका सफाया कर दिया, उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया, आतंकवादियों को जिसने धर दबोचा, बिना षड्यंत्र रचते हुए उनकी साजिश का खुलासा कर दिया, उस एजेंसी के जो जवान या अफसर हैं, उन पर कोई आक्रमण कर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जहाँ तक एनआईए पर कार्रवाई का सवाल है, प्रतिरोधी कार्रवाई का सवाल है, वो कश्मीर में भी एनआईए ने कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। आतंकवादियों के मामले, अपराधियों के मामलों का भंडाफोड़ किया। वहाँ पर भी उन पर हमले करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल, जो कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, जहाँ कभी आतंकवादी और इस तरह कश्मीर की तरह जहाँ हालात नहीं रहे, लेकिन अब वहाँ लगता ये है कि हालात वहाँ पर कश्मीर से बदतर होते जा रहे हैं। ये आप इस बात का परिणाम, ये आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनआईए की टीम पर हमला, एनआईए पूरे हथियारों से सुसज्जित होकर जाती है जहाँ जाती है, ऐसा नहीं है। और उसमें कमांडो शामिल होते हैं। वो इतने जाबाज हैं कि एक एक एनआईए का जो जवान है, वो 10-20 लोगों को अपने हाथों से ही मार सकता है। उसमें इतना कौशल होता है, वो इतना ट्रेनिंग होती है, उसकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। वो तमाम तरह के हथियार चला सकता है, अपने बचाव में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर, उकसावे पर मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला किया गया। और दोस्तों, यहाँ तक की बात नहीं रुकी है
एनआईए की टीम पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि एनआईए के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कर दी। आप देखिए ये इस देश में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है कि देश की जो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है और सर्वाधिक प्रतिष्ठित एजेंसी, जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसके नाम से आपको पता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी खौफ खाते हैं, पूरा पाकिस्तान की सरकार उससे खौफ खाती है, उस एजेंसी के खिलाफ भारत के एक हिस्से में, चुने हुए हिस्से में, भारत में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि संदेश खाली के मामले में भी जब ईडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी शाहजहां के खिलाफ, जो मुख्य आरोपी है, जिस पर यह आरोप है कि वहां पर उसने हिंदू औरतों को धमकाया, उनसे मारपीट करी, उनसे बलात्कार किया गया, तो ये इस मामले की जांच वहां पर हाई कोर्ट में चल रही है और हाई कोर्ट ने जो ये तक कहा है कि यदि जो एफिडेविट दिया गया है उसमें यदि 1% भी सच्चाई है तो ये सरकार नैतिक तौर पर इसके लिए जिम्मेदार होगी। संदेश खाली की घटना के लिए वहां पर भी ईडी की टीम पर हमला किया गया, वहां पर अपराधियों के हौसले आप देखिए कितने बुलंद हैं। ये सीधी सी बात है कि जो सत्तारूढ़ सरकार है ममता बनर्जी की, ये उसकी शय परस्ती है, उसके समर्थन के, उसके उकसावे के बिना, उसकी शय के बिना किसी की हिम्मत नहीं है कि ईडी जैसी जो सर्वोच्च जांच एजेंसी है, एनआईए जैसी जो सुरक्षा एजेंसी है, उसके खिलाफ लोगों में इतनी हिम्मत हो जाए कि वो उन पर हमला कर दें और उनसे मारपीट करें। ये दोस्तों हो रहा है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल आप जानते हैं कि हिंसा और कानून व्यवस्था की जो हालत है, उसकी जो चौपट होता जा रहा है कानून व्यवस्था वहाँ पर, उसके लिए पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बदनाम हो चुका है पूरे देश में। दोस्तों एक दौर था, आपको याद होगा, आज से 20-25 साल पहले उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी लगभग जंगल राज था। दोनों प्रदेशों में यही हाल था, अपराधियों के गिरोह, मारपीट करना, लूट करना, बलात्कार करना, डकैती करना, फिरौती वसूल करना, यहाँ तक कि चुनाव में जमकर गुंडागर्दी करना, वोट बैंक पर कब्जा करना, बूथों पर कब्जा करना, मत बेटियों को लेके भाग जाना। ये तमाम घटनाएं आज से 15, 20, 25 साल पहले आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखाई देती थी। बिहार में तो अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से योगी सरकार ने ये जितने भी इतने ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध गिरोह जो थे, जो बड़े बड़े माफिया थे, उनको उसने ठिकाने लगा दिया और अपराधियों को ये मैसेज दिया कि यदि किसी ने कानून में हाथ में लिया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। खास तौर से मैं आपको बताता चलूं कि जिन अपराधियों ने पुलिस पर हाथ डाला उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही होगा, वहां पर एक डीएसपी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने तय कर लिया कि इनको अब एनकाउंटर में मारना है। योगी सरकार ने वहां ढेरों दर्जनों जो अपराधी थे, जो बार बार जमानत पर छूट रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ गवाह मिलना बहुत मुश्किल होता है, अपराधियों के खिलाफ कौन गवाही दे, कोर्ट अपने दायरे में अपने कानून से बंधी हुई है, वे गवाहों के आधार पर ही सब कुछ तय करती है, कोर्ट कहीं मौके पर नहीं जा सकती। तो इस मामले इसका फायदा उठाते हुए, ये जो कानूनी जो गुंजाइश है, कानूनी जो कमियां हैं, उनका फायदा उठाते हुए उन अपराधियों ने बार बार जमानत कराई और आकर वही वापस अपराध की गतिविधियों में लिप्त हो गए उत्तर प्रदेश में। तब यह तय किया गया कि इनसे बचने का तरीका यही है कि यदि ये पुलिस पर हाथ उठाते हैं तो इनको एनकाउंटर किया जाए। तो वहाँ ढेरों अपराधी मारे गए। उसके बाद से दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप जानते ही, आपको बताइए कि अपराधियों में इतना जबरदस्त खौफ है कि जिन अपराधियों की जमानत हो चुकी थी, जो जेल में बंद थे, उन्होंने भी पुलिस के डर के मारे कि एनकाउंटर में मारे नहीं जाएं और बाहर निकलने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों पश्चिम बंगाल की हालत ये देखिए आप, पश्चिम बंगाल में 1 साल पहले चुनाव हुए और पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव में हिंसा, उसमें दर्जनों लोग मारे गए और जो विरोधी दल हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी थे और कांग्रेस के प्रत्याशी या दूसरे प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया, औरतों से बदसलूकी की गई और दुर्व्यवहार किया गया। पश्चिम बंगाल आज भी पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव शांतिपूर्ण संभव होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां कभी जो बदनाम थे, जो हर अपराधियों का जो सहरगा और गढ़ माने जाते थे, वो पूरी तरह से नियंत्रित हो चुके हैं। वहां पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था कंट्रोल में है राज्य सरकारों के। लेकिन पश्चिम बंगाल में दोस्तों सारा खेल उल्टा चल रहा है। ये सारा खेल सिर्फ सत्ता में आने के लिए है। इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार वहां पर जो हिंसा हो रही है
वहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है एनआईए पर, जो जिस तरह हमला किया गया है, जिस तरह संदेश खाली के मामले में तृणमूल के जो नेता हैं शाहजहां, जिस पर बलात्कार आरोप है, उसको बचाने का पूरा सरकार ने भरपूर प्रयास किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में जाकर दखल दिया, तब पश्चिम बंगाल सरकार को घुटनों पे आना पड़ा और उसके खिलाफ कार्रवाई करी, उसको अरेस्ट करना पड़ा। ये दोस्तों पहला मौका नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कहने या निर्देश के बाद ऐसे मामलों में कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल की दोस्तों हालत ने केवल अपराधों के मामले में बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में आप देखिए कि शायद ही कोई देश इतना चर्चित देश का इतना चर्चित रहता होगा भ्रष्टाचार के मामलों में जितना पश्चिम बंगाल रहता है। मैं यदि आपको घोटालों की किस्त फेरिस्त गिनाना शुरू करूं तो वो पूरी एक फेरिस्त बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है पूरी। आप ये देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाला, शारदा घोटाला, इसके अलावा और दूसरे दुनिया भर के घोटाले वहाँ पर, कोयला घोटाला वहाँ पर हुआ और दुनिया भर के मामले वहाँ पर ईडी और सीबीआई के मामलों में चल रहे हैं, जिनमें से तृणमूल के कम से कम दर्जन बंद नेता, मंत्री, विधायक जो है वो जेलों में बंद हैं। उनके खिलाफ इतने मजबूत सबूत हैं कि उनकी जमानत तक नहीं हुई है। ये हालत है दोस्तों। लगता ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल भारत का एक हिस्सा है, लगता है ये पाकिस्तान बन चुका है। यह दोस्तों लगता यही है कि पश्चिम बंगाल की जो हालत है, जिस तरह से वहाँ कानून को हाथ में लिया जाता है और जिस तरह से वहाँ जो वसूली की जाती है, वहाँ पर हालत ये है कि आप वहाँ आसानी से मकान नहीं बना सकते, अपना व्यापार नहीं कर सकते। आपको तृणमूल के कार्यकर्ता जैसा कहेंगे वहाँ पर वैसा ही आपको करना पड़ेगा, उसके बिना आप वहाँ पर रह नहीं सकते, आसानी से अपना बिजनेस नहीं चला सकते। यह दोस्तों हालात हो चुकी है। और दोस्तों सवाल इस बात का ये है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार कोई भी सख्त कदम उठाने से पीछे क्यों है। उसका दोस्तों कारण ये है कि उनके केंद्र सरकार के पास जो ताकत है वो ये है कि वहाँ पर यदि अराजकता की स्थिति है और कानून व्यवस्था वहाँ पर लगभग चौपट हो गई है, बेपटरी हो गई है, तो केंद्र सरकार यह कर सकती है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, वहाँ पर यदि ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर पूरी अराजकता फैल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, भारी हिंसा हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार का प्रयास दोस्तों यही रहा है कि इस जो संवैधानिक जो अधिकार है, जो केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार है, इससे केंद्र सरकार उसके इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह वहाँ स्थिति राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित की जाए या अदालतों के जो निर्देश हैं वो माने जाएं। तो यह दोस्तों हालत हो चुकी है पश्चिम बंगाल की। अब चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो अब दोस्तों देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में कितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरा इंतजाम किया है, कई चरणों में वहाँ पर चुनाव है, पैरामिलिट्री फोर्स का वहाँ इंतजाम किया गया है, पुलिस को वहाँ सख्त निर्देश दिए गए हैं, अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा वहाँ सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव वहाँ पर हिंसा से बचने की चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो दोस्तों आपको यह विश्लेषण आज का कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताएं और यह वीडियो आखिर तक देखें। अपने दोस्त